वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और ये आज हमारा लास्ट टाइम है जो हम अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। उसमें मॉक टेस्ट 4 रहने वाला है और फिर से हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हैं वो मॉक टेस्ट में देखने वाले हैं। बाकी आज जो बच्चे पेपर देकर आएंगे शाम को रात को मैं पूरा एनालिसिस आपको बता दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं जो बच्चे कल को एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम जो हैं वो 9 जनवरी से जो है वो शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा जो भी बच्चे एनसीईआरटी के साइंस के नोट्स, साथ में जो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी अभी रिसेंट में उनकी पीडीएफ और 2021-22 में सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर अरेंज विद आंसर्स जो हैं टिक उसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में पेडागोजी के साइंस की जो नोट्स हैं वो हिंदी में आपको मिल जाएंगे। ये यूपीआई आईडी है, इनके थ्रू आप 120 रुपीज़ पे कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं shilpi ch511@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका मॉक टेस्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग बैकेलाइट फॉर हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज़ दैट। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। बताइए 4 ऑप्शन में से यहाँ क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई भी चीज़ प्योर इंसुलेटर के रूप में नहीं होती, हमेशा या तो बैड बोलोगे या गुड बोलोगे। बताया था थर्मोसेटिंग में 2 प्लास्टिक होती हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो ये जो प्लास्टिक की फॉर्म होती है बेकेलाइट, ये हम स्विचेस में, टीवी के कैबिनेट में और जो प्रेशर कुकर होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक जो होती है हीट करने पर पिघलती नहीं है। तो ये जो बेकेलाइट का जो थर्मोसेटिंग टाइप है प्लास्टिक का, ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव हमको यहाँ पर करना है। असर्शन, अभिकथन हमको दिया कि जो बर्ड लाइक आउल होती हैं कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग डे। उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाइट बर्ड्स, और उसके पीछे का जो रीज़न है आर यहाँ पर दिया है क्या, नाइट बर्ड्स हैव फ्यू कॉन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रॉड इन देयर रेटिना। ये बात भी सही है। इसी की वजह से जो होता है, ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होती हैं जो जैसे उल्लू वगैरह, वो रात में अच्छे से देख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन में। क्यों? क्योंकि उनकी रेटिना में कम शंकु और अधिक छड़ें होती हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं अभी आपको समझा दूंगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए और आर जो है यहाँ पर सत्य हैं और आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्यान जो है कर रहा है। अब मैं ये समझाती हूँ कि ये रॉड सेल और कॉन सेल्स क्या होते हैं। देखिए इमेज जो है वो आइज़ में रेटिना पर बनती है। रेटिना जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है और उसी में 2 टाइप के नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो होते हैं आपके शंकु और शलाकाएं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शंकु को कोन और शलाकाओं को बोलते हैं जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं। अब ये जो कॉन सेल्स होते हैं ना, ये ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, मतलब इन्हीं की वजह से हमें दिन में अच्छा दिखता है। लेकिन जो ये रॉड सेल्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, रॉड सेल क्या कहलाएंगे, शलाकाएं या फिर छड़ें। ये जो रॉड सेल्स हैं, छड़ें मतलब छड़ की टाइप में, रोड की टाइप में। तो ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट की तरफ। मतलब रात में जब अंधेरे में भी आपने देखा होगा हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। वो किसकी वजह से दिखाई देता है, जो हमारी रेटिना के अंदर जो सेल्स हैं, कौन से सेल हैं, रॉड सेल हैं, उनकी वजह से हमें ऐसा होता है कि अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। क्योंकि जो रॉड सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव नहीं होते, डिम लाइट जो होती है, जो अंधेरे में डिम लाइट होती है उसकी तरफ सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए जो उल्लू जैसा पक्षी होता है ना, उसमें ये जो छड़ें होती हैं, ये जो रॉड सेल्स होते हैं, ये देखिए जो छड़ें होती हैं, ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो रात में अच्छे से देख पाता है। और उसके अंदर ये जो कॉन सेल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं और उसी वजह से उसे दिन में नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि कॉन सेल जो हैं वो ब्राइट लाइट में मदद करती हैं और जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में मदद करती हैं। तो जो उल्लू जैसा पक्षी है उसमें रॉड सेल ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसे रात में अच्छा दिखाई देता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जब यहाँ पर आंखों की बात हुई है तो चलिए आंखों के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं। देखिए ये पूरी आंख का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, ये बाहर का ये है कॉर्निया।
तो ये जो सबसे बाहरी आँख में जो सफ़ेद सफ़ेद के ऊपर एक पतली सी चमकदार परत जो दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट जो दिखाई देता है, वो हमारा कॉर्निया ही होता है। और जब व्यक्ति की आँख दान होती है तो उसका कॉर्निया ही दान जो है वो किया जाता है। तो कॉर्निया समझ में आया। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की जो पेशियों की संरचना होती है, जिन्हें हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। ये जो ब्लैक ब्लैक से देखिए दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, यही आपकी क्या है, ये आपके परितारिका हैं, ये आइरिस हैं। और इसी आइरिस की वजह से हम क्या डिफाइन करते हैं, आइस का कलर। जैसे कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है, कुछ का ब्लू होता है। तो ये जो सीधी सीधी सी दो लाइन दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ, ये परितारिका है, ये आइरिस है। अब आइरिस में क्या होता है, एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। और ये जो पुतली का साइज है, ये परितारिका जो है, ये जो आइरिस है, यही जो है उसको नियंत्रण करता है। आइरिस हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग। इस आइरिस के अंदर भी आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा गोला बना हुआ है। तो ये जो छोटा सा ओपनिंग है, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और इस पुतली का साइज कौन नियंत्रण करता है, वो आइरिस ही नियंत्रण करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब ज़्यादा प्रकाश आता है तो हम अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, ताकि जो प्यूपिल के अंदर से लाइट अंदर जा रही है वो थोड़ी कम जाए। लेकिन अगर हमें ज़्यादा देखना होता है तो हम आंखों को फैला लेते हैं, ताकि जो ये छोटा सा द्वार केंद्र है, जिसे हम पुतली बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा पाए। और ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है और इसका फैलना है, ये कौन नियंत्रण करता है, ये आइरिस नियंत्रण करता है। परितारिका जो है वो नियंत्रण करती है। अब देखिए, प्यूपिल की बात हो गई, इसके पीछे ये होता है एक लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और उसके बाद ये पीछे है हमारी रेटिना, जहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, याद रखेंगे। और वो रियल होता है, क्यों, क्योंकि वो रेटिना पर प्राप्त हो रहा है, किसी दूसरी स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस जो है वो हमारी द लेंस फोकस द लाइट ऑन टू अ लेयर एट द बैक ऑफ द आई कॉल्ड रेटिना। मतलब ये जो लेंस है ये फोकस करता है लाइट को, कहाँ, बैक साइड में, कहाँ, रेटिना पर। देखिए ये रेटिना है, जिसे हम बोलते हैं क्या, आपका रेटिना ही बोलते हैं। तो ये रेटिना पर आपकी जो इमेज है, प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो ये नर्व सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। और उसके बाद जो है इमेज अभी हमें उल्टी बनती है, वो हमें सीधी दिखाई देती है। तो इस रेटिना में ही आपके जो है सेल्स होते हैं, कॉर्न सेल्स और आपके रॉड सेल्स। तो ये जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, और जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट की तरफ जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। तो ये कुछ आई का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। और देखिए आंखों के बारे में याद रखेंगे कि हमें दूर का इनफाइनाइट तक दिखाई दे सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन पास का जो है 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी की चीज़ें आप देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से आगे की दूरी की चीज़ आपकी आंखें जो हैं वो नहीं देख पाएंगी। तो मिनिमम दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी आंखों की कोई नहीं होती जिससे आप देखेंगे। इंडस्ट्रीज लाइक रबर, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल रिलीज हार्मफुल गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट मेकअप दीज गैसेज। रबड़, वाहन, शैल रसायन जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन से तत्वों के ऑक्साइड से ये जो हार्मफुल गैसेज हैं जो एसिड रेन करा रही हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर जितने भी ये दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल हैं, ये अधातु हैं। सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, याद रखेंगे ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। निम्न में से कौन सी अवस्थाएं हैं जिससे चक्रवात बनता है। देखिए चक्रवात के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, पहले उनको देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन इज़ अ वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड। जब बहुत ही हाई स्पीड विंड जो है हवाएं चलती हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर, बीच में कहीं बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस लो प्रेशर के आसपास जो है बहुत ही हाई स्पीड की जो हवाएं हैं वो चलती हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, मतलब जो हवाएं हैं बहुत तेज तेज वो चल रही हैं बीच में, किसके, जहाँ बीच में क्या है, लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर के आसपास जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, वो साइक्लोन जो है वो बनाती हैं। लार्ज मास ऑफ एयर रोटेट वोलेंटली अबाउट 1015 किलोमीटर हाई इन द एयर। समझ रहे हैं, इतनी तेज हाई जो है वो आपका एयर में रोटेट करते हैं साइक्लोन में। तो सभी चीज़ें जो है साइक्लोन जो है उड़ाकर ले जा सकता है, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड में होता है। अब देखिए
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है उसे हम बोलते हैं काम एरिया। काम एरिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चला बीच में तो लो प्रेशर है और जो हवाएं हैं वो उसके आसपास घूम रही हैं, तो ये बीच का जो लो प्रेशर एरिया है ये काम एरिया कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होता है, वो काम एरिया जो साइक्लोन के सेंटर का एरिया होता है। इट हैज़ अ डायमीटर, इसका डायमीटर लगभग कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर का डायमीटर होता है इस काम एरिया का। अब ये जो साइक्लोन है इसको हरिकेन बोलते हैं अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में, और टाइफून बोलते हैं कहाँ, जापान जैसी जगहों पे इसको टाइफून बोला जाता है, और अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो साइक्लोन के बारे में देखे, और आंसर यहाँ पर था आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। जीवाणु के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हर्बीवोरस हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल शाकाहारी जो होते हैं उनमें उपस्थित जीवाणु सेलुलोज के विघटन में उनकी सहायता करते हैं। देखिए जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनमें सेलुलोज के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं बैक्टीरिया। बिल्कुल ये बात जो है यहाँ पर सही है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो बिल्कुल बैक्टीरिया का जो है वो यूज़ करा जाता है एंटीबायोटिक वगैरह जो है उनको बनाने में। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक, ये बात यहाँ पर गलत है। देखिए बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर हमारा ईस्ट का यूज़ करा जाता है, खमीर का प्रयोग करा जाता है जो आपके ब्रेड और केक्स होती हैं। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। बाकी बैक्टीरिया जो है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट सेट ऑफ मिक्सचरों का समूह यहाँ पर हमको बताना है। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क होता है। कंपाउंड जो होते हैं उसमें केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन मिक्सचर में नॉर्मली जो फिजिकल सब्सटेंस है, कुछ भी मैटर होता है, वो पर्टिकुलर जो है मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब जब मैं पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन देखती हूँ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, जो कि क्या है, जो कि आपके कंपाउंड है, जिनमें फिक्स प्रपोर्शन में केमिकल चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हुई हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एक रिएक्शन हुई है और तब जाकर वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, नॉर्मली आपने क्या करा, जैसे पानी में चीनी घोल दी है ना, सॉल्ट घोल दिया, तो वो नॉर्मली क्या है, वो आपके मिक्सचर होते हैं। देखिए यहाँ पर शुगर जो है, ये पानी में शुगर घोलना अलग हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वाटर इन सॉल्ट वो आपका मिक्सचर में आ जाएगा, लेकिन खाली शुगर जो है वो मिक्सचर नहीं है, वो कंपाउंड होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ये शुगर भी हट जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन तो हटेंगे ही, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो आंसर होगा। एयर, मिल्क, सोप, फोम, सॉइल, सी वाटर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके मिक्सचर के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन परचेज एग्स टू यूज इट एज फ्यूल फॉर कुकिंग, व्हाट क्वालिटीज एग्स शुड पॉजेस टू बी यूज एज अ फ्यूल। एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एग्स खरीदा, ईंधन के रूप में एग्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एलपीजी की। अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, निम्न ज्वलन ताप होगा, जैसे पेपर का बहुत ही निम्न ज्वलन ताप होता है, जैसे ही आग लगाते एकदम जल जाता है, पेट्रोल, डीजल, इनके जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, बहुत जल्दी एकदम से आग पकड़ लेती हैं। अगर घर में भी अगर हम ऐसा ही फ्यूल यूज़ करेंगे तो एकदम से आग लगने का खतरा होगा। तो हमारा लो इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल हमको नहीं यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाला जो फ्यूल है। चीप हो, सस्ता हो, वैसे तो अब एलपीजी सस्ती रही नहीं है, तो ये तो कहने की बात रह गई है, चीप जो है यहाँ पर अब कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी आंसर में आएगा। बाकी मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, और वो नॉन टॉक्सिक जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होंगे वो आपके सी और डी यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए याद रखेंगे, ना तो लो इग्निशन टेम्परेचर की होनी चाहिए, ना हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा लो कैलोरीफिक वैल्यू की होनी चाहिए। अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होगी तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है, और लो कैलोरीफिक वैल्यू की होगी तो बहुत टाइम लगेगा उसको उसमें पूरा जलने में। तो यहाँ पर मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और मॉडरेट ही आपका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। तो सी और डी यहाँ पर सही स्टेटमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। ऊपर पट्टी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप का अभिकेंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही है। अर्थक्वेक क्या है, ये शेकिंग होती है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, सिस्मिक वेव जो है वो क्रिएट होती हैं। एनसीईआरटी में एक अलग से और बताया गया है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर एंड रिकॉर्ड द डिटेल रिलेटेड टू अर्थक्वेक, लाइक कितनी फोर्स थी, कितनी ड्यूरेशन थी, तो उसको हम मेज़र करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक की जो डिटेल वगैरह होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब सिस्मिक जोन जो है वो अर्थक्वेक का वो हिस्सा होता है जहाँ पर अर्थक्वेक जो है बहुत ही हाई चांसेस होते हैं आने के। जो वीक एरिया होता है, जहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ वीक एरिया जो होता है, जहाँ अर्थक्वेक जो क्रैकिंग की वजह से एकदम जो है वहाँ पर अकर हो सकता है, तो वो आपका सिस्मिक जोन होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर मानवों में शरीर के भाग की पहचान हमको यहाँ पर करनी। वेरी हार्ड, डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट मेल्टिंग पॉइंट, सिवाय जोड़ों के कहीं नहीं मुड़ता है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो इनका सिवाय जोड़ है, ज्वाइंट है, डू नॉट बेंड एक्सेप्ट ज्वाइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट गलत लिख दिया, ज्वाइंट होगा यहाँ पर, डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट ज्वाइंट, जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर ही जो है बैंड करता है, उसके सिवाय कहीं नहीं बैंड करती हैं। तो वो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, जिन्हें हम अस्थियाँ बोलते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा, ये जो हमारी नाक होती है और ये जो कान होते हैं वो कुछ अलग सा ही होते हैं, ना वो हड्डी होती है और ना ही वो बिल्कुल पतली सी वो होती है, तो वो अलग ही कान को देखते हैं, वो अलग ही हिस्सा है। वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वो कार्टिलेज होता है। क्या होता है, जो नाक होती है और आँख में होती है वो मुलायम हड्डी क्या होती है, वो आपकी कार्टिलेज होती है। लेकिन यहाँ पर वेरी हार्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो वो आपका यहाँ पर बोन की बात कर रहा है। स्केलेटन तो है, कंकाल जो है वो तो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसने वो नहीं पूछा था। यहाँ पर सिंपल ये पूछा था कि बोन्स हैं जो वो बहुत हार्ड हैं और वो बैंड नहीं करती। वो बैंड कहाँ करती हैं, सिर्फ ज्वाइंट जो होते हैं उन पर वो है बैंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर इन अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। निम्न में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलर बियर के बारे में याद रखेंगे। ये पोलर रीजन वाले जो नॉर्थ का पोलर रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनके वाइट फर होते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्हें छुपने में मदद करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कहीं आपका जो है पोलर बियर बैठा है, क्योंकि वो वहीं के माहौल के हिसाब से अडेप्ट हो चुका है। तो वाइट फर होंगे। लॉन्ग कर्व्स शार्प क्लॉ, जो उनके लंबे गले तीखे पंजे, लंबे गोल तीखे पंजे जो हैं वो देखने को मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन इनके वेब्ड फीट नहीं होते, जलपाद नहीं होते, ये तो हमें पेंगुइन में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनके फीट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग्ड कर्व शार्प होते हैं, क्योंकि बर्फ़ में ताकि वो पिघल ना जाएं, इस वजह से उनके जो पंजे होते हैं वो नोकीले होते हैं ताकि वो आसानी से उसमें चल पाएँ। तो ए और बी फीचर जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है पोलर बियर के अडेप्टेशन के। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, naphthalene ball that are used to repel moth and other insect are obtained for। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है। नेपथलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे तथा अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो कोलतार से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम will lead to an increase in its time period। एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका जो आवृत काल है वो बढ़ जाएगा। पता है क्या आंसर होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सिंपल समझते हैं, जब आप झूले पर झूलते हैं, झूला आगे जाता है पीछे जाता है, तो वो आपका पेंडुलम ऑसिलेशन हो रहा है, एक तरह से पेंडुलम की तरह ही एक जगह से वो बंधा हुआ है और इधर उधर जा रहा है, तो वो पेंडुलम की तरह ही है। अब आपने देखा होगा, आप नॉर्मली झूले पर बैठे रहते हैं, झूलते हैं, लेकिन आप क्या होते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी झूलें, टाइम पीरियड को कम करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, हाइट को घटा लेते हैं, मतलब आप खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने से क्या हुआ, आप जब यहाँ पर खड़े हो गए तो यहाँ से यहाँ तक का, पहले यहाँ बैठे थे आप नीचे,
पहले आप नीचे बैठे थे, अब आप खड़े हो गए तो आप यहाँ आ गए, तो आपने क्या करा, लेंथ को कम कर लिया, जिससे क्या हो गया, टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कम हो गया, झूला जल्दी जल्दी चलने लगा। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड बढ़ाना है तो जो लेंथ है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। आपने देखा होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, झूले पर आप खड़े हो जाते हैं ताकि जो उसका टाइम पीरियड है वो कम हो जाए, झूला जल्दी जल्दी चले। लेकिन अगर आप जितनी लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, टाइम पीरियड भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली ट्रू फॉर नॉन मेटल। कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है। अधातुओं के लिए जनरली, हमेशा नहीं बोला, जनरली। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं, अधातु जो होती हैं, वो पानी, जल जो होता है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, जबकि जो मेटल में सोडियम और पोटाशियम होते हैं वो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं एयर और वाटर के साथ। इसी की वजह से उनको कैरोसिन के तेल में रखना पड़ता है। जबकि हम पढ़ते हैं नॉन मेटल में जो फॉस्फोरस होता है वो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए हमें उसे पानी में रखना पड़ता था। ये जो रिंगिंग साउंड है ये हमें मेटल के अंदर देखने को मिलती है, ना कि नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल सामान्यतः क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं। दे रिएक्ट एक्टिवली विद एसिड। हम पढ़ते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही जो है वो इनके बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, अ बॉय वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड वेन सडनली अ थंडरस्टॉर्म अकर। थंडरस्टॉर्म वही है आपका जो क्या कहते हैं साइक्लोन है, उसी की वजह से जो है थंडरस्टॉर्म जो है वो आपका अकर होता है। व्हाट शुड ही डू टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग स्टक बाय लाइटनिंग। एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, उसे अपने को बिजली से गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, चलते तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। गेट इनटू अ नियर बाय वाटर बॉडी, नहीं पानी में चला जाएगा तो वो तो करंट लगने का चांसेस, लाइटनिंग आ जाएगी वहाँ पर और चांसेस हो जाएगा। स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ये बोलते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ ऐसे लेट जाओ धरती पर, तो वो चीज़ है धरती पर नीचे घोड़ियों बैठ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फ्लोइंग डू प्लांट रिक्वायर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधे जो होते हैं, पौधों अपनी वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में उनकी आवश्यकता होती है। देखिए 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट को। एक होते हैं मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, एक होते हैं माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए। जो हम NPK पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये जो है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को। और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात होती है तो उसमें आ जाते हैं आपके आयरन, कॉपर, निकल, जिंक। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट में है, जबकि जो मैग्नीज है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में है, कम अमाउंट में चाहिए। क्लोरीन, ये सब कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा था कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो जो कॉपर है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम तो हमने पढ़ लिया है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, और NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तो मैक्रो में आते ही आते हैं। बाकी सारे भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ऑप्शन 4 वहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच रो ऑफ द फ्लोइंग टेबल करेक्टली मैच द टर्म विद द रेस्पेक्टिव प्रोसेस ऑफ स्टेट चेंज। निम्न तालिका में कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमांक जो है वो सही मिलान करती है, वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए जब गैस से लिक्विड की फॉर्म बनती है तो उसे हम कंडेंसेशन ही बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटर साइकिल में जो पानी है भाप बन गया है, वो भाप के बाद फिर से बूंदों के रूप में गिरता है, तो वो कंडेंसेशन ही होता है कि गैस का फिर से किस में बदल गया, लिक्विड में बदलना, उसे हम संघनन ही बोलते हैं। तो ये हमको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो मतलब पहला और दूसरे जो हैं वो यहाँ पर सही हो सकती हैं टेबल। लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड बनना हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जमना बोलते हैं कि लिक्विड से क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। जैसे आइस होती है, लिक्विड से सॉलिड बन गई, तो वो सॉलिडिफिकेशन है। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो वो आपका पिघलना होता है, मेल्टिंग करना होता है। जैसे मेल्ट हो जाती है चीज़ें,
आइसक्रीम मेल्ट हो गई, सॉलिड से लिक्विड बन गई, तो वो मेल्टिंग हो गया। तो यहाँ पर जो सही वो पूरी जो स्टेट चेंज दे रखी है वो कौन सी है, वो आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मतलब जो सेकंड टेबल दे रखी है वो बिल्कुल सही दे रखी है। बाकी सब्लिमेशन याद रखेंगे, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, जैसे कैम्फर, कपूर वगैरह होती हैं, जलाते हैं तो सीधे गैस बन जाती हैं, तो सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन होता है। बाकी सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर है। The heat from burning of wood in a room spread to the corner of the room. Identify the process by which heat is transferred. किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया में पहचान कीजिए जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपका कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों होगा। अब हीट के 3 प्रकार मैं नहीं समझाऊंगी, पिछले मॉक टेस्ट में अच्छे से समझा दिए थे। देखिए कंडक्शन जो है ना वो सॉलिड में ही देखने को मिलता है। जैसे चम्मच है, शुरू में आगे गर्म होगी, फिर बाद में पीछे गर्म होगी, तो पार्टिकल की हीट जो है टच करते करते जो है एंड तक पहुंच जाती है, तो वो सॉलिड में कंडक्शन होगा। अब यहाँ पर कन्वेक्शन भी होगा कि जो हल्के पार्टिकल हैं ऊपर चले गए, ऊपर वाले भारी पार्टिकल नीचे आ गए, इस तरह से जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पर रेडिएशन भी होगा। देखिए आप जो है कमरे के बीच में बैठे हैं, लेकिन जो गर्म हवा है वो कोने तक भी चली जाएगी, किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तब भी जो है वो वहाँ पर हीट जो है कोने तक भी पहुँच गई। तो कहीं ना कहीं रेडिएशन और कन्वेक्शन, संवाहन और विकिरण जो है दोनों प्रक्रिया यहाँ पर हैं हीट की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड टू इट। जब कुछ बूंदे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने पर एक पनख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl है, तो क्या परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया था जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या है, हीट भी जो है वो उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, इट बिकम वार्म। तो ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने सिल्क वाला जो है पूरा प्रोसेस समझाया था, अब ये वाला प्रोसेस भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ हेयर ऑफ शीप टू वूल। कैसे हमें शीप से जो है जो भेड़ होती है उससे हमें कैसे ऊन मिलती है, तो उसमें कौन कौन से चरण आते हैं, उनका सही क्रम हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा, आप जिन बच्चों को पता होगा तो उन्होंने टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, जो शीप है उससे हम ऊन काटेंगे, शेयरिंग करेंगे। उसके बाद हमारा शेयरिंग के बाद स्काउरिंग होता है, अभी मार्जन होता है, धुलाई होती है, उनकी सफाई होती है। उसके बाद जो है उनकी सॉर्टिंग होती है, छटाई होती है। जैसे शोल्डर वगैरह के जो हेयर होते हैं शीप के, वो बहुत मुलायम होते हैं, वो अच्छे हेयर होते हैं। तो खराब हेयर और जो अच्छे हेयर हैं उनको अलग करा जाता है। तो सबसे पहले कटाई हुई, फिर उसकी धुलाई हुई, और फिर उसके बाद छटाई हुई, सॉर्टिंग हुई। तो यहाँ पर C, A और D, C, A और D। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसकी कार्डिंग कर ली जाएगी, उसकी धुनाई कर ली जाएगी। धुनते हैं ना, रुई को कहते हैं ना, रुई को धुना जाता है, तो वो वहाँ पर धुनाई होगी। और सबसे लास्ट में उसकी हम क्या कर देंगे, उसका यान बनाकर उसकी बुनाई जो है वो करी जाती है, और उसको डाई भी करते हैं, उसकी रंगाई जो है वो भी की जाती है। तो सही सिक्वेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फिर से साइक्लोन वाला एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। चक्रवात के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आई ऑफ द स्ट्रॉम इज कॉल्ड अ काम एरिया, बिल्कुल अभी समझाया था। झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल ये बात सही है। वेरी हाई प्रेशर नहीं होता, बीच में कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, तो ये हो गया गलत। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन, बिल्कुल टॉर्नेडो जो है वो भी साइक्लोन के अंदर ही बन जाते हैं। विंड डायरेक्शन कंट्रीब्यूट टू साइक्लोन, बिल्कुल पवन की दिशा जो है चक्रवात में सहयोग करती है। जिधर को पवन चलती है चक्रवात भी उधर की तरफ को ही चला जाता है, बवंडर भी जो है उधर की तरफ को ही चला जाता है। तो A, C और D ये वाले फैक्टर जो हैं ये यहाँ पर सही डिफाइन करते हैं रिलेशन टू साइक्लोन को। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंटेंट के देखे। अब हम 10 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी के देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पेडागोजी का है, फॉर एन इफेक्टिव डिस्कशन इन क्लास 7th ऑन द टॉपिक बाय स्मोक जो है राइज अप, अ टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए। कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए,
डिस्करेज क्वेश्चन ड्यूरिंग डिस्कशन, जब कोई डिस्कशन चल रहा है तो उस समय चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। नहीं, चर्चा में यही होता है, चर्चा में प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ए तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू द लर्नर, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बिल्कुल एक समान मंच देना चाहिए। एक्नॉलेज लर्नर रेस्पॉन्स टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए। अगर टीचर जो है उनको नेगलेक्ट कर देता है, उनकी जो भी वो पूछ रहे हैं उनको कहता है नहीं नहीं मत पूछो ये मत, तो कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो हट जाएगा। तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमें उनके जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। तो सी भी सही है, बी और सी दोनों सही हैं, और बी और सी दोनों सही जो हैं वो हमको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहे हैं, मीन्स डी भी सही हो जाएगा। चर्चा के अंत में बच्चों के विचार का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। अब देखिए, जो भी बच्चा डिस्कशन के लिए लाया है उसको हमें समराइज करना चाहिए और असेस करना चाहिए लर्नर के आइडिया एट द एंड ऑफ डिस्कशन, उनके बेसिस पर हमें उसका आकलन भी करना चाहिए। तो यहाँ पर बी, सी और डी जो हैं वो बिल्कुल सही जो हैं यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ओपन अ वाटर टैप, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म अ थिन स्ट्रीम, पानी की टैप को जो है, पानी के नल को खोलिए, एक पतली धारा जो है उसकी बना लीजिए, उसमें उसको समायोजित कर लीजिए कि एक पतली धारा चले जो टंकी की है। चार्ज अ रिफिल, एक रिफिल को क्या करें, जैसे सिर पर रगड़ लेते हैं, उससे क्या होता है, रिफिल जो होती है, जैसे ये जो होती है ना पैन की रिफिल, पैन की रिफिल को क्या करें, सिर से रगड़ें तो उससे क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगी। तो किसी रिफिल को चार्ज करें, आवेशित करें, और उसको फिर पास लेकर आएँ किसके, जो वाटर स्ट्रीम अभी आपने टंकी से बनाई थी, और ऑब्जर्व करें क्या हैपन हुआ, क्या वहाँ पर हुआ। आप देखेंगे वो रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है इस पर शॉर्ट रिपोर्ट भी बच्चों को लिखनी है। द स्किल डेवलप्ड इन द स्टूडेंट थ्रू दिस एक्टिविटी, तो प्रेक्षण करिए कि क्या होगा और इस गतिविधि के संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए, और इससे हमको बताना कि बच्चों के अंदर कौन कौन से जो कौशल हैं वो विकसित यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, बच्चे ऑब्जर्वेशन भी करेंगे क्योंकि टीचर ने बोला है कि ऑब्जर्व करें क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन तो करेंगे और साथ में वो एक्सपेरिमेंट भी कर कर देखेंगे, क्योंकि वो अपने सिर से रिफिल को लगाएंगे। टीचर ने उनको करने के लिए दी है, तो सीधी सी बात है वो एक्सपेरिमेंटेशन तो कर रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं करे, किसी से वार्ता नहीं कर रहे, वो सेल्फ कर रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यहाँ पर है, सृजनात्मकता है, क्योंकि बच्चे को देखने मिलेगा कि जो पानी की धार है वो या तो रिफिल की तरफ अट्रैक्ट होगी या उससे दूर जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। Next question 3, which of the following strategies are most appropriate for a teacher to teach the topic save energy? ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है, बताना है हमको। आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन द, देखिए 3 युक्ति यहाँ पर उपयुक्त होंगी ऑप्शन के हिसाब से, कोई एक गलत होगी। देखिए, राइट एटलीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी, ये कोई क्रिएटिव टास्क नहीं है। सिंपल कुछ बच्चे को लिखने के लिए दे देना वो एक क्रिएटिव टास्क नहीं होता कि 5 लाइनें लिख कर दिखाइए ऊर्जा संरक्षण पर। तो कहीं ना कहीं ये एक अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है। बाकी स्टूडेंट को स्लोगन लिखने के लिए बोलना, उसमें बच्चे सोचेंगे ऊर्जा संरक्षण के नारे, है ना, नारे कैसे लगाने हैं, बच्चे नारों को लेके कुछ ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर हाइपोथेसिस करेंगे, सॉरी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वहाँ पर कुछ परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे कि किस तरह के स्लोगन जो है वो उनको बनाने चाहिए। बाकी मॉडल प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो गया। एनकरेज स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लाइफ, बिल्कुल बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उन्हें इस टॉपिक की तरफ सेंसिटिव भी करना है। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए और सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस ऑन, विज्ञान में जो आकलन होता है वो किस पर बल देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, बिल्कुल ये हो सकता है, डेफिनेशन पर नहीं होगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा, एबिलिटी टू मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर है कि बच्चों को जो सब चीज़ें हैं वो समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, उसके बेसिस पर ही हम उसका आकलन करेंगे, और किस तरह से वो प्रक्रियाओं को कर पा रहा है या उसकी समझ उसको कितनी है, उसके आधार पर हम बच्चे का आकलन या मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्लास 7 टीचर रैप अ थिन पेपर स्ट्रिप टाइटली अराउंड द आयरन रॉड एंड टाइड टू बर्न द पेपर विद कैंडल while rotating the iron rod continuously, does it burn?
विच प्रोसेस स्किल ऑफ स्टूडेंट में बी डेवलप थ्रू दिस एक्टिविटी। लोहे की एक छड़ लेती है, उस पर पतले कागज की जो पट्टी है कसकर लपेट देती है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलाने की कोशिश करती है, मोमबत्ती रखकर उसको जलाने का प्रयास करिए। इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो टीचर वहाँ पर करा रही है, तो बताइए कौन से कौशल जो है वो वहाँ पर विकसित होंगे। बच्चे ऑब्जर्वेशन तो करेंगे और टीचर ये भी कह रही है कि डज इट वन, क्या वो जलेगा, तो परिकल्पना तो 100% वो यहाँ पर कर रहे हैं और वो जलेगा या नहीं जलेगा उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी, क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं रहा। टीचर ने ऐसे थोड़ी बोला कि कुछ चीज़ों को अलग कर दो, कौन यहाँ पर ऐसे है कौन वहाँ पर वैसे, क्लासिफिकेशन नहीं करने को बोला। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और क्वेश्चनिंग जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था, साइंस टीचर ask her student to put two drop each of oil and a sugar solution on a flat surface. She then asked them to tilt the surface and observe the order in which the drop reach the bottom. Which property of liquid is the teacher trying to bring to the student attention through this activity? अच्छा, सिंपल टीचर ने दो टास्क दिए, दो फ्लैट सरफेस थे, एक फ्लैट पर 2 बूंदें तेल की डलवाई और एक फ्लैट पर 2 बूंदें जो हैं शुगर के सॉल्यूशन की डलवाई। अब इन फ्लैट को क्या बोल दिया उसने, टेढ़ा कर दीजिए। अब इनको टेढ़ा कर दीजिए तो जो बूंदें हैं वो सीधी सी बात है वो नीचे की तरफ को जो है वो सरकने लगेंगी, नीचे की तरफ को पहुंचने लगेंगी। तो यहाँ पर एक बोला है टीचर ने उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का जो है प्रेक्षण करने को कहा, उनसे ऑब्जर्वेशन करने को कहा। तो इस प्रक्रिया में शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों से संज्ञान में लाना चाहती है, यहाँ पर कौन सा गुण जो है वो बच्चों को इस एक्टिविटी के माध्यम से बताना चाहती है, वो यहाँ पर विस्कोसिटी जो श्यानता होती है उसके बारे में बताना चाहती है। विस्कोसिटी श्यानता क्या है, वो होता है किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का गाढ़ापन, वो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ऑयल की बूंदें हैं और शुगर की बूंदें हैं, तो वो चेक करवाना चाहती है कि किसमें श्यानता ज़्यादा है। जैसे तेल वगैरह होते हैं उनमें श्यानता ज़्यादा होगी, जो पानी है उसमें श्यानता कम होगी, वो आसानी से चला जाएगा। तो विस्कोसिटी क्या है, किसी का गाढ़ापन, जो शहद में जो है विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर टीचर विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ एंड थ्योरीज इन साइंस। विज्ञान में नियम और सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। लॉज आर जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। जो नियम होते हैं दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध में साधारीकृत वर्णन होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो कोई जनरल डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट करा जाता है, वो आपका लॉ होता है। जबकि जो थ्योरीज होती हैं वो जो भी फिनोमिना घट रहा है, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना होता है, सीधा उसका व्याख्यान जो होता है, एक्सप्लेनेशन जो होता है वो थ्योरी होती है। लॉ को आसानी से बदला नहीं जा सकता, जबकि थ्योरीज जो हैं उनमें चेंजेस जो हैं आसानी से करे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो यहाँ पर लॉज और थ्योरी के बारे में सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अ टीचर अ 8th क्लास स्टूडेंट मेक द स्टेटमेंट। एक कक्षा 8 का जो है छात्र है वो ये कहता है कि जो भारी ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में डूब जाते हैं और जो हल्के ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं। सीधा बोला, भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। हाउ इज़ द साइंस टीचर ऑफ क्लास 8th बेस्ट एडवाइस टू रिएक्ट। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही नहीं है। वो वेट के आधार पर समझ रहा है कि जो भारी वस्तु है वो डूब जाएगी और जो हल्की वस्तु है तैरेगी, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो डेंसिटी, उनका घनत्व का कॉन्सेप्ट है। लेकिन टीचर इसको दूर कैसे करेगी। सीधी सी बात है, ये जो बच्चे के मिसकंसेप्शंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बदला नहीं जाता आसानी से। इनको दूर करने के लिए कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल उनको देने पड़ते हैं, कुछ एक्टिविटी रियल लाइफ में उनको ऐसी करानी पड़ती हैं जिससे उनकी गलत अवधारणाएं जो हैं वो सही हो जाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रेजेंट काउंटर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल लाएगी और ऐसे मटेरियल लाएगी डिफरेंट शेप, साइज और वेट के, और उनको बच्चों को इन्वेस्टिगेट करने को बोलेगी। तो बच्चे खुद से देखेंगे कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी कर रही हैं,
ऐसा नहीं है खाली वेट ही डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, उनके शेप और साइज़ पर भी पानी का डूबना डिपेंड कर रहा है कि कितना बुआंट फोर्स जो है वहाँ पर लग रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अ टीचर बिफोर ब्रिंगिंग टू टीच डाइजेशन टू क्लास 6 स्टूडेंट प्रोवाइड देम with the outline diagram of human body and ask them to draw all parts through which they can think the food would travel from mouth when they eat. What could be the teacher purpose of asking this question? कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पढ़ाने के लिए एक अध्यापक क्या करती है, उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वह उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार में भोजन जो है उनके खाने के बाद गुजरता होगा। तो ये टीचर टॉपिक पढ़ाने से पहले ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है, कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है स्टूडेंट प्रायर आइडियाज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। वो बच्चों का जो वर्तमान ज्ञान है उसको वहाँ पर देखना चाहती है, उसकी पड़ताल करना चाहती है, ताकि वो फ्यूचर में जो लर्निंग सेशन होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर सके, वो जान सके बच्चों को कितनी समझ है टॉपिक की। तो ऐसा टीचर ने पहले कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले ऐसी एक्टिविटी क्यों कराई, क्योंकि उसे बच्चों का जो वर्तमान ज्ञान है वो जानना है, वो देखना है कि उन्हें टॉपिक की कितनी समझ है और फ्यूचर में वो उसी हिसाब से लेसन का प्लान जो है वो बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल? निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस टू द लर्नर, यहाँ पर हम विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाली चीज़ें जो हैं वो प्रस्तुत करना ये नहीं होगा। बाकी इनकलकेटिंग वैल्यू आ जाएगा। देखिए, मूल्य होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना बच्चे चिटिंग करेंगे एक्सपेरिमेंट में, प्रोजेक्ट वर्क में क्या करेंगे, रिसर्च जो है रिसर्च जो बच्चों को रिसर्च वर्क करने हैं वो बच्चे खुद से ना सोचकर क्या करेंगे, सीधे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वो इनकलकेटिंग वैल्यूज़ जो हैं बच्चों के अंदर डालनी पड़ेंगी। क्यूरियोसिटी और कल्टीवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ये सब तो होगा, लेकिन सीधे उनको फैक्ट दे देना, फैक्ट प्रोवाइड कर देना। जैसे मैं आती हूँ और मैंने सीधा आपको न्यूटन का लॉ बताना शुरू कर दिए कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल बल नहीं लगेगा। तो सीधे प्रेजेंट फैक्ट करना वो एक एम नहीं होना चाहिए। बाकी सारे तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। इनकलकेटिंग वैल्यू, मूल्यों का आत्मसार करना क्यों होगा वो भी मैंने समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। इस तरह से हमने थ्योरी और पेडागोजी के क्वेश्चन देखे। जिनका पेपर कल को है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आएँ। बाकी आज रात को जो आज का पूरा पेपर हुआ है उसमें जो भी मुझे एनालिसिस मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर जो है पूरा बता दूंगी। तो चलिए, चैनल से बने रहिए। थैंक